Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने जो YouTube पे एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने स्टार्ट किया था आपका जो नवंबर 2021 में आपका जो HP टेट का पेपर हुआ था उसके हमने दो पेपर डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट था आपका मेडिकल का पेपर, सेकेंड था आपका आर्ट्स का पेपर. ठीक है, तो इन दोनों पेपर के हमने साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपका जो नॉन मेडिकल का पेपर था आपके एचपी टेट का, उसमें जो साइकोलॉजी सेक्शन रहता है जिसके 30 क्वेश्चन रहते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी पटवारी 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, तो आप ये आपका जस्ट 11 सितंबर से ही आपका 4th ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ है. ये आपको 60% ऑफ के साथ 1200 में मिलेगा. जो भी बच्चे ये बैच परचेज करना चाहते हैं वो इस नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बैच परचेज कर सकते हैं. क्वेश्चंस पे आते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम नॉन मेडिकल का जो आपका टेट का पेपर था नवंबर 2021 में उसको आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम आपके 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. और अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहीं से ही रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं. एक क्वेश्चन तो ऐसा आ गया है कि आपका मेडिकल में भी वही क्वेश्चन था और आपका नॉन मेडिकल में भी वही क्वेश्चन था. साइकोलॉजी का ना कोई स्टेटमेंट चेंज किया ना उसके ऑप्शंस चेंज किए हैं. तो आपने मतलब ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के बच्चे हैं तो वो आर्ट्स की साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए होंगे पेपर में वही डिस्कस करेंगे. नहीं, क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं से भी उठा के वो दूसरे पेपर में रख देते हैं. तो जो एक सीडीपी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तीनों स्ट्रीम में चलता है, लाइक आपका मेडिकल में भी, नॉन मेडिकल में भी और आर्ट्स में भी. ठीक है, और फोर्थ आपका आ जाता है जेबीटी का. तो जेबीटी के लिए भी सेम साइकोलॉजी का सिलेबस रहता है, सेम क्वेश्चन रहते हैं, सेम पैटर्न रहता है, 30 क्वेश्चन ही उसमें आते हैं. और जैसे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो सेम एचपी टेट आर्ट्स में ही काउंट होते हैं, तो उनको भी यही सिलेबस से तैयारी करनी. तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सबने देखने हैं. जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ वो सबके लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आपको आ सकता है. और एचपी टेट की एक जो मैंने चीज देखी है कि क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं. मतलब आपको सीडीपी में कम से कम भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे वो भी घूम फिर के उसी कंसेप्ट से आएंगे. ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजेस कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलेसेंट इज. तो किशोरों के लिए प्याजे की जो संज्ञानात्मक विकास अवस्था है वो क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल या आपका सेंसरी मोटर स्टेज. तो कौन सी स्टेज है जो प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें उसने एडोलेसेंट के लिए दी है? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक परिचालन जो है वो आपका प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसमें किसके लिए क्या कहा गया है? एडोलेसेंट के लिए स्टेज दी गई है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है आज का. अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंटर पॉइंट ऑफ पर्सनालिटीज. तो ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग जो पर्सनालिटी का सेंटर पॉइंट है वो क्या है? तो ऑप्शन है आपका इट, सुपर ईगो, एनवायरमेंट या आपका सेल्फ. तो क्या है? यानी पहचान है, सुपर अहंकार है, पर्यावरण है या स्व है? तो क्या है? तो जो ह्यूमनिज्म के अकॉर्डिंग जो आपकी पर्सनालिटी का सेंटर पॉइंट है वो है आपका सेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं. तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका, डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग पियाजेस कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. जो पियाजे की जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसको हम कहते हैं आपका ठोस परिचालन चरण, उसके हिसाब से बच्चा जो है वो क्या अचीव करता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान? बच्चा क्या अचीव करता है? तो यह ऑप्शन है कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एनिमिज्म या आपका हाइपोथेटिकल रीजनिंग. तो आपके ये ऑप्शन है. तो प्याजे से क्वेश्चन देखने को मिल गया हमको, स्टार्टिंग में ही आपका क्वेश्चन आ गया है प्याजे से. इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी आपका प्याजे से. तो प्याजे एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी थ्योरी है जहां से आपको अगर 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, अगर 2 नहीं मिलते हैं तो एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए.
जो पियाजे की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने उसके सारी स्टेजेस के बारे में पढ़ना है। उसने अपने कंसेप्ट दिए हैं जिसमें उन्होंने स्कीमा की बात की है, इसमें उसने एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, इन सब चीज़ों की जो बात की है वो सब आपने अच्छे से करने हैं, वहीं से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है कि आपका जो पियाजे की जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है उसके दौरान बच्चा क्या अचीव करता है। तो ये आपके ऑप्शन है। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कंजर्वेशन, यानी संरक्षण जो है बच्चा उस एज में प्राप्त करता है। संरक्षण में जैसे आपका नंबर्स हो गए, आपके हाइट हो गया, एरिया हो गया, इन सब चीजों के बारे में बच्चा क्या है, नॉलेज लेने और समझने लग जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपका एचपी टेट का जो मेडिकल का पेपर था नवंबर 2021 में, सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शंस भी सेम थे। तो ये आपको एरिक्सन की जो 8 स्टेजेस दी हैं उसने आपकी दी है साइको सोशल थ्योरी में, जो उसने 8 स्टेजेस के बारे में बताया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज के हिसाब से उन्होंने क्या दिया है, अपनी उनकी होप्स डिवाइड की हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है एरिक्सन स्टेजेस फॉर एडोलेसेंट इज, तो किशोरों के लिए एरिक्सन की कौन सी अवस्था है। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ये आपके ऑप्शन है और आपको जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपका जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है वो किसके लिए दिया है एरिक्सन ने। तो ये एरिक्सन ने अपने स्टेजेस में दिया है किसके लिए, एडोलेसेंट के लिए, ठीक है, यानी किशोरों के लिए, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स डन। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो कब डेवलप होती है, यानी आपका अमूर्त चिंतन का विकास कब होता है। तो ये क्वेश्चन फिर से आपके पियाजे से आ गया है, पियाजे की स्टेजेस से आ गया है। तो आपने पियाजे की थ्योरी को अच्छे से समझना है। मैं आपको डिटेल में इनके बाद जब क्वेश्चन पेपर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको डिटेल में फर्स्ट टॉपिक में आपको पियाजे ही करवाऊंगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब डेवलप होती है, तो कब डेवलप होती है, आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, या आपकी सेंसरी मोटर स्टेज पे, कब आपकी ये डेवलप होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये होती है आपकी डेवलप आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है बच्चे की, यानी औपचारिक परिचालन चरण है, उसमें बच्चे में क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, वो लॉजिकली सीखने लग जाता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आप कह सकते हैं कि बच्चा इस उम्र में चीजों को प्रैक्टिकली करना या सीखना सीख जाता है, लॉजिकली उसमें क्वेश्चंस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन विल बी। तो जो मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं, मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं, उनका आईक्यू क्या होगा। तो बिलो 70, 70 to 79, 80 to 89, ये आपका 90 to 99। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बिलो 70, यानी जो मेंटली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स होंगे उनका आईक्यू क्या रहेगा, बिलो 70, यानी 70 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट स्टेज फॉर मोटिवेशनल साइकिल। तो आपका मोटिवेशनल साइकिल मैंने आपको पूरा करवाया था जब मैंने आपको 2022 के क्वेश्चन पेपर करवाए थे आपको जून के, उस समय मैंने आपको मोटिवेशनल साइकिल के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, विद पिक्चर्स आपको मैंने समझाया था। क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपको डिटेल में समझाऊं, तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, गोल है, ड्राइव है, इंसेंटिव है, आपकी नीड है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके भी ये समझाया था। तो क्या है जो आपका मोटिवेशनल साइकिल है, तो उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी नीड, ठीक है। जैसे ये आपका इस तरह से बनेगा, ये आ गया नीड, इस तरह आपकी आ गई ड्राइव, ओके, और इस तरह से आ गया आपका इंसेंटिव, ठीक है। तो इस तरह से ये साइकिल चलेगा, ठीक है। यानी पहले नीड होगी, फिर ड्राइव होगी और फिर क्या होगा, इंसेंटिव। तो आपके पूछिए फर्स्ट से, यानी फर्स्ट स्टेज ये रहेगी आपकी नीड, ठीक है। तो इसको डिटेल में करवाऊंगी मैं आपको जब हम इसको कवर करेंगे तब। अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि हाँ ये कंसेप्ट है और आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपसे सेकंड स्टेज के बारे में भी वो पूछ सकता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है मोटिवेशनल साइकिल की, सेकंड कौन सी और थर्ड कौन सी है। तो फर्स्ट जैसे आपकी नीड है, सेकंड है आपकी ड्राइव और थर्ड है आपकी इंसेंटिव, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आते हैं टाइप ऑफ वेक्सलर इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो वेक्सलर का इंटेलिजेंस टेस्ट है वो उसके टाइप कौन सा है, इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल या आपका नॉन वर्बल।
तो ये आपका क्वेश्चन है। आपका जो राइट आंसर है, जो वेक्सलर का इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किस पे बेस्ड है, उसका टाइप है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज, तो ऊर्जावान एवं दिशात्मक व्यवहार कौन सा होता है आपका। तो आपके ऑप्शन है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेशन या आपकी लर्निंग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका, एक सेकेंड, ओके। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा एनर्जाइज एंड डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है, तो वो होता है आपका मोटिवेशन, यानी आप ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 10th है आपका, जो 10th क्वेश्चन है, डैश इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर्स एंड साइन, तो जो आपके कौन सा ऐसा बुद्धि परीक्षण है जो चित्रों एवं संकेतों पर आधारित होता है। तो हमने बताना है क्या, जो इंटेलिजेंस टेस्ट, तो कौन सा ऐसा इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, ग्रुप है या आपका इंडिविजुअल है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं आपके पिक्चर्स और साइन, जिस पे आपके जेस्चर्स काउंट होते हैं। ये सब चीजें हमारे जैसे कोई चीज इशारों से समझाते हैं, किसी पिक्चर को दिखा के समझाते हैं, किसी साइन के थ्रू समझाते हैं, तो वो सब हमारे आ जाते हैं हमारे नॉन वर्बल यानी आपके हमारे गैर मौखिक में काउंट हो जाएंगे। ओके, टोटलिटी ऑफ बिलीफ्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ इज, तो समय के बारे में विश्वासों और भावनाओं की समग्रता की है, तो कैसे, सेल्फ, सुपर ईगो, इड या नन ऑफ दीज। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका जो राइट आंसर है कि टोटलिटी ऑफ बिलीफ्स एंड फीलिंग्स अबाउट वन सेल्फ, स्वयं के बारे में जब हम क्या करते हैं, विश्वास और भावनाओं की समग्रता को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं सेल्फ यानी स्वयं। ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है आपका, तो वो दिया है आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड बिने, ओके, सिमोन है आपका, विलियम स्टर्न है आपका, स्टर्नबर्ग है आपका। तो ये आपके ऑप्शन है, तो किसने आपका ये कंसेप्ट दिया है, तो आपका जो कंसेप्ट है आपका आईक्यू का कंसेप्ट है वो दिया आपका विलियम स्टर्न, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि पहली बार जो आईक्यू का टेस्ट है वो उसका यूज किसने किया था, फर्स्ट टाइम अप्लाई किसने किया था, तो वो आपने मुझे बताना है। वो आपके ऑप्शन में भी है आंसर, तो आपने मुझे बताना है आपने कमेंट में कि, तो सबसे पहले जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था आपके स्टर्न ने, किसका कंसेप्ट, आईक्यू का कंसेप्ट। ठीक है, तो आईक्यू के अगर आपको मैं एक बार शॉर्ट में फॉर्मूला बता दूं, जैसे इससे पहले वाला पेपर डिस्कस किया था तो उसमें आपको एक स्टेटमेंट दी थी कि 8 साल का बच्चा है और उसका आईक्यू है 75, तो आप उसकी मेंटल एज निकालिए। तो आपका जो आपका फॉर्मूला रहता है आईक्यू का वो रहता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से आपके ऑप्शंस दिए थे 5, 6, 7, इस तरह से ऑप्शन दिए, तो 1 बाय 1 हमने निकाला था, वो मैंने आपको बताया था किस तरह से आपको आईक्यू का आपको जो फॉर्मूला पुट करना है और आपने उसका आईक्यू निकालना है। तो मेंटल एज होती है आपकी जो आपका टेस्ट किया जाता है, आईक्यू का टेस्ट होता है एक, टेस्ट में जो आपकी स्कोर रहता है वो, और क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो आपकी एक्चुअल एज है। जैसे हम 8 साल के बच्चे पे या 10 साल के बच्चे पे जो टेस्ट कर रहे हैं, तो जिस एज के बच्चे पे टेस्ट कर रहे हैं वो हमारे आ जाएगी क्रोनोलॉजिकल एज, और जो उस बच्चे का स्कोर रहेगा उस टेस्ट में वो आ जाएगी उसकी मेंटल एज। तो आईक्यू के बारे में मैं आपको डिटेल में और बताऊंगी, पर इससे पहले क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा लंबी वीडियो चली जाएगी, इसलिए शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लिया कि आईक्यू का फॉर्मूला कौन सा है, और अभी तक के पेपर्स में जो मैंने डिस्कस किए हैं आपके, आज से पहले हम 11-12 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 5-6 बार आपका आईक्यू का फॉर्मूला ही रिपीट हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो पहली बार जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था आपका विलियम स्टर्न ने। अब आपने मुझे बताना है कि इसका पहली बार यूज किसने किया था। ओके, 13 क्वेश्चन है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी टाइप्स वर डिस्क्राइब्ड बाय, तो जो आपकी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो प्रकार है उसका वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो किसने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है, जंक ने, शाल्डन ने, रोजर ने, आपका फ्रूड ने, तो किसने किया है, तो जो आपका राइट आंसर है वो रहेगा आपका जंग, यानी जंग ने जो पर्सनालिटी की टाइप्स दी है किसको लेके, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। ठीक है, जंग से क्वेश्चन आता है, हर बार नहीं आया है बट
मोस्टली आया ही है कि जैसे एक साल में आपके जो साइकोलॉजी में जो आपके 4 पेपर में सेक्शन रहते तो एक में तो ये जरूर आएगा, तो आपको इसको पढ़ के जाना है और इसकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ के जानी, क्योंकि डेफिनेशंस जो है, डेफिनेशंस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो डेफिनेशंस जो रहती हैं वो हमारी रिपीट नहीं होती है। 99% चांसेस होते हैं कि आपकी डेफिनेशंस रिपीट नहीं होंगी। बाकी आपकी जो कंसेप्ट की थ्योरी है, जो उनकी स्टेटमेंट वो रिपीट जरूर होंगी, बट डेफिनेशंस आपको सब उनके बारे में पढ़ के जानी और समझ के जानी, कहीं से भी डेफिनेशंस आ सकती है, ठीक है। तो आपने इसमें करेक्ट मैच बताना है, मैस्लो और ह्यूमनिज्म, इरिक्सन का बिहेवियरिज्म, रोजर का साइकोएनालिसिस या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो है हमारा किसके साथ, मैस्लो का ह्यूमनिज्म के साथ। यानी मैस्लो ने किसकी बात की है, मानवतावाद की बात की है, ठीक है। इन सब के बारे में भी बताऊंगी, बट क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन डिटेल में करेंगे तब मैं आपको इस ट्रिक के साथ इसको समझाऊंगी, ठीक है। 15th क्वेश्चन है आपका, डैश डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। यानी आपका शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया गया है। किसने किया है, किसने डिस्क्राइब किया टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में बेसिक्स ऑफ फिजिकल मेकअप के बारे में? आपके एरिक्सन ने किया है, शेल्डन ने किया है, मैस्लो ने किया है, बंडूरा ने किया है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं और आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शेल्डन। यानी शेल्डन ने डिस्क्राइब किया किसके बारे में, हमारे जो टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी है उनके बेसिस पे हमारी फिजिकल मेकअप को, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15th क्वेश्चन, ठीक है। 16th क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो 16th क्वेश्चन है आपका, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी। तो मैस्लो ने जो आपका एक मोटिवेशनल थ्योरी दी है, जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो उन्होंने दिया है, उनका जो सेकंड लेवल है वो कौन सा है? तो ये हमारे हर बार पेपर में आया है। मैं अभी से आपको हर बार पेपर में मैंने आपको डिटेल में इसको करवाया है, डिटेल में मैंने आपको इसका डायग्राम बना के दिखाया है। तो अभी ऑप्शंस हैं, उम्मीद है कि आपको इसका आंसर पता हो, क्योंकि हम इसको इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि अब तो ये आपको बिल्कुल याद हो चुका होगा। तो फर्स्ट है हमारा सेफ्टी, सेकेंड है बायोलॉजिकल, थर्ड है आपका बिलोंगिंगनेस और फोर्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आपने बताना है कि जो सेकंड लेवल है, जो मैस्लो का जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स ऑफ नीड है, तो उसका कौन सा है? तो आपका जो सेकंड का जो आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो सेकंड लेवल है हमारा वो रहेगा हमारा सेफ्टी नीड यानी सुरक्षा। तो एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता दूं तो किस तरह से बनेगा ये। ओके, सो इस तरह से जो मैस्लो का हायरार्किकल स्ट्रक्चर उन्होंने इस तरह से उसको डिवाइड किया है, जो मोटिवेशनल थ्योरी है 5 उसमें डिवाइड किया है उन्होंने, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इस तरह से उन्होंने, फर्स्ट में उनकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। सेकंड में उनकी आती है सेफ्टी नीड्स, ठीक है। और थर्ड में उनकी आती है हमारी थर्ड में आ गई लव एंड बिलोंगिंगनेस। फोर्थ में हमारी आ गई एस्टीम्स नीड्स, ठीक है। और फिफ्थ में हमारी आ गई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। तो इस तरह का इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है इनके मोटिवेशनल थ्योरी का, किसके, मैस्लो के। तो इस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहेगा। उन्होंने पूछा है कि आपका सेकंड लेवल कौन सा है, तो जो सेकंड लेवल है वो है आपका सेफ्टी नीड्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड्स के बाद उनको, एक व्यक्ति को क्या जरूरत होती है कि उसकी सेफ्टी से रहने के लिए मकान चाहिए, छत चाहिए, तो ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपने करेक्ट मैच बताना है। इस पेपर में ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन ये आ गया है मैच, करेक्ट मैच करने के लिए। इड मैस्लो ने दिया है, आइडेंटिटी फ्रूड ने दिया है, सेल्फ स्किनर ने दिया है, जेडपीडी वाइगोस्की ने दिया है। तो करेक्ट मैच करना है। मैस्लो ने इड ईगो सुपर ईगो की बात नहीं की है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसमें हायरार्किकल ह्यूमन के एक मोटिवेशन साइकिल के बारे में बात की। फ्रूड ने आइडेंटिटी यानी जो ये इरिक्सन की थ्योरी है उससे ये उठाया है कंसेप्ट, तो ये इरिक्सन का है, फ्रूड का ये नहीं है। फ्रूड ने आपकी जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसके बारे में बात की है। स्किनर ने सेल्फ की बात नहीं की है। स्किनर जो है आपके वो रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं।
तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी वाइगोस्की ने बात की आपके ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगोस्की ने की है। वाइगोस्की ने जो अपनी थ्योरी दी थी, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी उन्होंने, जो सोसाइटी को लेकर, जैसे सोसाइटी से सीखता है बच्चा, लैंग्वेज जो है बच्चा सोसाइटी से सीखता है, जिसमें उन्होंने डिफरेंट स्पीच की बात की थी। तो ये सब कुछ जो आ गया वो आता है हमारी वाइगोस्की की थ्योरी में। तो जो आपका करेक्ट मैच हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राइट। 18th क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। 18th क्वेश्चन, ओके, चलिए 18th क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन फ्रूड थ्योरी इज, तो जो विकासात्मक चरण के आधार पर फ्रॉइड का सिद्धांत कौन सा है, तो जो कौन सा है, तो ऑप्शन है आपका इरोजेनस जोन, रीजनिंग, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, आपकी लर्निंग जोन। तो कौन सा है आपका, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका इरोजेनस जोन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका वो है क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो क्या कहा है इन्होंने, बेसिक्स ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज इन फ्रूड थ्योरी। तो फ्रूड की जो थ्योरी है उसमें जो डेवलपमेंट की स्टेज है, बेसिक स्टेज है, वो कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म नॉन रीइंफोर्समेंट विल लीड टू, तो जो आपका दीर्घकालीन गैर सुदृढ़ीकरण के परिणाम स्वरूप होगा, तो कैसे होगा, जर्नलाइजेशन, रिडक्शन, डिस्क्रिमिनेशन या आपका लर्निंग। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका जो राइट आंसर है जिसमें कहा गया कि लॉन्ग टर्म नॉन रीइंफोर्समेंट विल लीड टू, तो जो लॉन्ग टर्म है आपका नॉन रीइंफोर्समेंट वो किसको लीड करेगा, तो वो करेगा आप किसको, रिडक्शन को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, तो इसमें आपने बताना है कि डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, एक अलग तत्व बताना है। आइडेंटिटी चैलेंज, इंडस्ट्री, ट्रस्ट या इड। तो डिफरेंट एलिमेंट बताना है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स है ये सेम है जो आपकी हम एरिक्सन की थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें साइको सोशल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब उसी के ही एलिमेंट्स हैं। तो ये जो इड हो गया आपकी जो आपकी इड है आपकी फ्रूड की थ्योरी से आ गया। तो आपका जो एलिमेंट है वो डिफरेंट कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इड। इड आपका क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है। बाकी सब हमारी एक ही थ्योरी से दिए गए हैं कंसेप्ट्स। कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनालिटी वॉज, तो जो कैटल के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कैटल की विधि थी, कौन सी विधि थी, जो मेथड कैटल यूज करते थे किसके लिए, पर्सनालिटी के लिए, पर्सनालिटी की स्टडी के लिए जो कैटल मेथड यूज करते थे वो कौन था इंट्रोस्पेक्शन था, फैक्टर एनालिसिस था, आपका एक्सपेरिमेंटल था या आपका प्रोजेक्टिव था, तो कौन सा था, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी फैक्टर एनालिसिस या कारक विश्लेषण जो था वो क्या था, वो कैटल का एक किसको स्टडी, पर्सनालिटी को स्टडी करने का क्या था, एक मेथड था, ठीक है। बाकी भी आपके मेथड्स हैं बट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने इनको यूज किया है। तो जो कैटल का मेथड था पर्सनालिटी को जज करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वो था उनका फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। 22nd क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो थ्योरी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। क्वेश्चन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज, तो मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या है, तो डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, आपका मल्टी डायमेंशनल है, आपका नन ऑफ दीज है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि क्या है, आपका एक आयामी है, 2 आयामी है, बहुआयामी है या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो मॉडर्न व्यू के हिसाब इंटेलिजेंस क्या है आपकी, मल्टी डायमेंशनल है। तो मल्टी डायमेंशनल की बात और कौन करते हैं, मल्टी डायमेंशनल की बात करते हैं हमारे हार्वर्ड गार्डनर, जिसमें उन्होंने डिफरेंट हमारी 8 टाइप्स की हमारी किसकी बात की है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है। अब हमारी ये 9 और 10 हो चुकी है, जिसमें एग्जिस्टेंशलिस्ट ऐड हो चुका है, नेचुरलिस्टिक ऐड हो चुका है। तो अब हमारी ये 10 हो चुके हैं, बट अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ 8 के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मॉडर्न व्यू के हिसाब हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। ओके, 23rd क्वेश्चन है, मेथड मेनली यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेसेस इज,
अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन के मुख्य रूप से प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो कौन सी आपकी जो आप कह सकते हैं मेथड है, एक्सपेरिमेंटल है, ग्रुप ऑब्जर्वेशन है, आपका फैक्टर एनालिसिस आपका ऑप्शन में है, आपकी प्रोजेक्टिव मेथड है, कौन सा मेथड है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोजेक्टिव मेथड, और यानी आपका प्रक्षेपी विधि। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा। 24 पे आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज इज, तो जो व्यवस्थित तथ्यात्मक ज्ञान है वो क्या है? सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, आपकी नन ऑफ दीज। तो कौन सी है आपकी? तो ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल नॉलेज है वो है आपका सिमेंटिक मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 25 पे आते हैं हम। 25th क्वेश्चन है, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज, बड़ी भंडार क्षमता वाला मेमोरी सिस्टम है, कौन सा है? सेंसरी है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आपका अटेंशन है, ये आपके ऑप्शंस हैं, और जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ओके। 26 क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक परस्पेक्टिव पीपल बेसिकली आर, तो जो ह्यूमनिस्टिक पर्सनालिटी है, पर्सपेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से पर्सनालिटी बेसिकली क्या है? ओके, पीपल बेसिकली क्या है? तो आपके गुड है, बैड है, कांट से, या नन ऑफ दीज। तो क्या है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से पीपल बेसिकली क्या है? तो वो है आपके गुड, यानी ऑप्शन नंबर ए अच्छा, यानी ये आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। यानी जो मानवतावादी दृष्टिकोण से लोग मूलतः क्या है? तो लोग मूलतः अच्छे हैं। तो डिफरेंट जो मैं कह सकती हूँ, हम मैथड्स को पढ़ते हैं, या आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने बिहेवियर पे ज्यादा फोकस किया है। ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जर्वेशन में पढ़ते हैं, हम अपने इंट्रोस्पेक्शन मेथड में पढ़ते हैं। तो जो डिफरेंट मेथड्स हैं, थ्योरीज हैं, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हैं लोगों को लेके, उनकी थ्योरी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, हेरिडिटी को लेके, इन्वायरमेंट को लेके, इन सब चीजों के बारे में अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के डिफरेंट व्यूज हैं। तो आपको वो थ्योरीज पढ़ के उनके पर्सपेक्टिव से हिसाब से क्वेश्चन ठीक करना है, क्योंकि कई थ्योरीज ने क्या पता पीपल को बैड कहा हो या कुछ भी नहीं कहा हो, तो ये उनके हिसाब से। तो क्वेश्चन था आपका ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने बताना था, तो राइट आंसर था आपका ए, यानी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सन, आपका प्रतिभाशाली व्यक्तियों में सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं की घटना देखी जा सकती है। ट्रू, फॉल्स, कांट से, या नन ऑफ दिस, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखी जा सकती है, आप देख सकते हैं उनमें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यस, डेफिनेटली ट्रू। बिल्कुल, जो प्रतिभाशाली आपके जो व्यक्ति होते हैं उनमें सामाजिक और भावनात्मक समस्याओं की घटनाओं को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से देख सकते हैं। 28 क्वेश्चन पे आते हैं। 28 क्वेश्चन है, ओके। बेसिक इनबोर्न टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटी इज, तो आपके किसी की क्षमताओं को विकसित करने की मूल जन्मजात प्रवृत्ति है, क्या है? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या आपकी सेल्फ कंट्रोल। तो कौन सी प्रवृत्ति है, कौन सी कैपेबिलिटीज है? तो वो है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका आत्मबोध जो है वो आपका सही हो जाएगा। ओके, 29 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो जो आपकी ऑपरेंटिंग कंडीशनिंग लर्निंग है उसमें सीखना क्या है? तो कैसे सीखता है बच्चा? हेरिडिटी से, इन्वायरमेंट से, बायोलॉजिकल फैक्टर से, या मेंटल फैक्टर से? तो ये क्वेश्चन आपने देखना है किसके अकॉर्डिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग जो है वो किस पे बेस्ड है। तो आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग के, अगर आपने उसकी थ्योरी पढ़ी होगी तभी आप इसको टिक कर पाएंगे। तो थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हिसाब से आपने आंसर को टिक करना है, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने आंसर को टिक नहीं करना है। जब भी साइकोलॉजी में क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरी पे बेस्ड होगा, वो किसी की आप कह सकते हैं किसी के आप मेथड पे बेस्ड होगा, वो
हम उसको पैडागोजी के क्वेश्चंस में वो पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए या टीचर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए, बट जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो साइकोलॉजी का सेक्शन रहता है उसमें हमेशा थ्योरी बेस्ड रहता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग जो है उसके बेस पे करना है, तो हेरिडिटी है, इन्वायरमेंट है, बायोलॉजिकल फैक्टर या मेंटल फैक्टर है। तो आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, ऑपरेंट कंडीशनिंग के हिसाब से। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसने दी है, तो आपकी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो दी है आपके स्किनर ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही हैं हर बार, आपने इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले वाले पेपर में भी सेम यही आया था। उस वाले एग्जाम में आपको ऐसे दिया गया था, डायग्राम दिया था कि सबसे पहले आपका इनकोडिंग आएगा या आपकी स्टोरेज आएगी, रिट्रीवल आएगा, स्टोरेज आएगी, इनकोडिंग आएगी, स्टोरेज आएगा, रिट्रीवल आएगी आपकी इनकोड। तो इस तरह से दिया था कि आपने राइट को टिक करना है। क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी, तो मेमोरी में क्या इंक्लूडेड नहीं है, मेमोरी में क्या शामिल नहीं है, इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल या नन ऑफ दीज, तो क्या शामिल नहीं है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं आप इन्हें कह सकते हैं सब आपके मेमोरी में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले आपका इस तरह से आता है एनकोडिंग। ओके, इस तरह से आपका यह आएगा, एनकोडिंग आ गया, फिर आपका आ गया आपका स्टोरेज, और फिर आपका आ गया रिट्रीवल। ओके, तो इस तरह से आपका यह डायग्राम बनेगा। ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स भी इनके बारे में थोड़े थोड़े समझा दिए हैं कि हाँ इस थ्योरी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइम आपको अलग क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे जो आपके जून यानी अगस्त में हुए थे या जून में हुए थे आपके 2021 में, वो स्टार्ट करेंगे। आपके अभी तक के हमने आपके 2021 नवंबर के पेपर डिस्कस कर लिए हमने, जो आपके 2022 में 2 बार पेपर हुए थे आपका जून का और दिसंबर का, वो डिस्कस कर लिए हमने। आपके जून 2023 में जो अभी आपके एच पीरियड के पेपर होते हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं। सो आपने सब वो वीडियोस देखनी है जिन्होंने नहीं देखी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका बेस यहीं से बनना शुरू हो जाता है, आपको समझना है, आपको फिर बस थ्योरी पढ़नी है कि क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, मुझे इस हिसाब से पढ़नी है। आप अपनी तरीके से शुरू कर देते हैं, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते हैं, जब आप उनको सॉल्व करते हैं फिर आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप क्या स्टार्ट कीजिए, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपको बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।